Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो पिछला लेक्चर हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोलाइसिस, उसका एक छोटा सा ट्रिक हमने डिस्कस करना है और उसके बाद जो अगला स्टेप है पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन का उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस को याद रखने के लिए यानी ग्लाइकोलाइसिस में जो 10-12 स्टेप है उनको सीक्वेंस से याद रखने के लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट है। तो अगर वो स्टेटमेंट थोड़ा सा जहन में रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो सारे स्टेप फिर आप भूलेंगे नहीं, यानी मिक्सअप नहीं होंगे। तो वो स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले यानी ट्रिक की अगर हम बात करें, एक इंग्लिश की स्टेटमेंट है जनरल, फौज का जो जनरल है उस जनरल का नाम है गुलाम फरीद। उसने काम किया है फोम का मतलब बनाना, एक बहुत अच्छी गुड बटालियन फौजी दस्ते को कहा जाता है विद 32 पीपल ऑफ पाक आर्मी। ये सेंटेंस है, अगर आप लोग ये सेंटेंस याद कर लेते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस के जितने भी स्टेप हैं उनको बासानी से आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन जो वर्ड्स हैं ये किसको शो करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में। जैसे हम स्टार्ट करते हैं जनरल से, तो जनरल्स आप कह सकते हैं कि ये ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ग्लूकोज, ठीक हो गया, जी ग्लूकोज, जी से जनरल। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होती है, एटीपी यहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो ये बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये वाला जो ग्लूकोज ये गुलाम से आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद फरीद का एफ, तो ये बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद फोम, फ्रक्टोज की हम यहाँ फिर एटीपी इस्तेमाल करते हैं तो फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट बन जाता है, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट ये बन जाता है, ठीक हो गया। अब यहां तक तो हमारी प्रिपरेटरी फेज थी। उसके बाद फिर मजीद अगला जो स्टेप है उसमें स्प्लिटिंग इसकी होती है। हम कहते हैं कि फ्रक्टोज 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसके 2 कंपाउंड में स्प्लिटिंग हो जाती है। इन शॉर्ट में याद रखने के लिए आपको बता देता हूं, ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट, जी से आप लोग याद रखेंगे। और ये वाला जो डी है गुड यानी जी, और तो इसका जो एंड है वो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये एब्रिविएशन मैंने इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। तो इनकी डिटेल आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लेंगे। उसके बाद जी, ये जो दोनों आइसोमर है डीएपी दोबारा G3P में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसका मतलब है 2 G3P के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। आगे ये 2 स्टेप, 2 यानी साइड इसकी चलती हैं, हम एक ही साइड चलाते हैं क्योंकि दोनों साइड्स क्या होती है, एक जैसी। तो G3P की आगे फर्दर ऑक्सीडेशन होती है। उस ऑक्सीडेशन के बाद जो कंपाउंड बनता है वो बाईफॉस्फोग्लाइसरेट बनता है, बाईफॉस्फोग्लाइसरेट, बटालियन से आप लोग याद रखेंगे। तो ग्लाइसरेट के साथ 2 फॉस्फेट अटैच है, कौन कौन सी पोजीशन पे, ये एज इट इज याद रख लेंगे, 1,3 बाईफॉस्फोग्लाइसरेट। उसके बाद 30 बटालियन बाईफॉस्फोग्लाइस 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद 2 फॉस्फोग्लाइसरेट, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट। उसके बाद पीपल, बिल्कुल इसका सेंस उसी तरह का जैसे हमारी प्रोडक्ट यहां बनती है एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर के बाद। पीपल फास्फोइनोल पायरोवेट, फास्फोइनोल पायरोवेट। उसके बाद लास्ट में पाक आर्मी का जो पी है वो पायरोवेट। तो ये एक सेंटेंस है जिससे आपको सारे यानी स्टेप याद रहेंगे, कोई स्टेप मिस नहीं होगा। तो दोबारा देख लें, जनरल ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, गुलाम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फरीद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फोम फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट,
गुड़ के दो पोर्शन है, G3P DAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। बेटालियन से बाइफॉस्फोग्लिसरेट, कंप्लीट अगर लिखे 13 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। 30 का मतलब है 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 यानी आप कह सकते हैं 2 फॉस्फोग्लिसरेट ट्रिपल फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और पाक आर्मी से मुराद पायरुवेट। अच्छा, इसका लफ्जी तर्जुमा क्या होगा? ये भी, ये जनरल गुलाम फरीद ने एक अच्छा फौजी दस्ता बनाया, कितने लोगों के साथ? 32 लोग जो पाक आर्मी के उसने इस्तेमाल किए। ये उसका उर्दू तर्जुमा है, अभी ये ना हो कि इसका उर्दू तर्जुमा ही आपको याद ना हो। तो ये एक छोटा सा सेंटेंस है जिससे ग्लाइकोलाइसिस की सारी चीजें आपको याद रहेंगी। अच्छा, उसके बाद जब पायरुवेट बन जाता है, उसके बाद अगला स्टेप है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। हम कहते हैं कि जो पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस है वो साइटोसोल में होती है। ठीक, अब जो पायरुवेट बन जाते हैं इसने माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होना है और वहां जाके इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होगी, फर्दर उसके साथ जो प्रोडक्ट बननी है पायरुवेट से बनेगी आफ्टर एंटरिंग माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट इंटर हो रहा होता है, इंटर हो रहा तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन भी स्पेशल किस्म की होती है। तो पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलाइसिस में बना, तो ये है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस की एंड प्रोडक्ट है। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने पायरुविक एसिड बनते हैं? 2 पायरुविक एसिड बन जाएंगे। डू नॉट इंटर द क्रेब्स साइकिल डायरेक्टली। अगला जो बड़ा यानी स्टेज है वो क्रेब्स साइकिल की है, लेकिन पायरुविक एसिड कभी भी क्रेब्स साइकिल में डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि पहले वो किसमें कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड इज फर्स्ट चेंज इनटू 2 कार्बन एसिटिक एसिड। अगर आपको याद हो पायरुविक एसिड का फार्मूला है C3H4O3। तो ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। पहले ये 2 कार्बन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट होगा जिसका नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो इसका जो फार्मूला है CH3COOH। तो ये एसिटिक एसिड हमारे पास फार्मूला इसका है। लेकिन जो एसिटिक एसिड है इसकी एक ड्रॉबैक है, ये जो क्रेब्स साइकिल आगे स्टार्ट होगा, क्रेब्स साइकिल के लिए जो एक्टिविटी चाहिए यानी उसको स्टार्ट करने के लिए जो पावर चाहिए वो एसिटिक एसिड के पास नहीं है। तो इस वजह से हम कहते हैं ये इनएक्टिव है, ये आगे क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट ही नहीं कर सकता। तो क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करने के लिए एसिटिक एसिड को एक्टिव होना पड़ता है। तो ये एक्टिव कैसे होता है कि एसिटिक एसिड रिएक्ट विद कोएंजाइम ए। तो जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर हो रहा होता है तो इंटर के वक्त ही कोएंजाइम ए से रिएक्ट करता है। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से याद रखना है कि कौन सा प्रोसेस कहाँ हो रहा है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस को हमने कहा साइटोसोल में, तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के किस पोर्शन में ये पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ऑन एंटरिंग टू द माइटोकॉन्ड्रिया। जब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटरिंग हो रही होती है, जब वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जा रहा होता है, तब ये प्रोसेस होता है टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये कोएंजाइम ए से मिलता है, तो कोएंजाइम ए और एसिटिक एसिड मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए एक्टिव। ठीक है, लेकिन इस सारे प्रोसेस को यानी पायरुविक एसिड को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए तो यहाँ 2 काम इकट्ठे होते हैं। इसको थोड़ा सा हम इक्वेशन की अगर शक्ल में देखें तो जब पायरुविक एसिड की, ये मैंने फार्मूला लिखा है, ये पायरुविक एसिड का फार्मूला है। तो सबसे पहले पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है, और अगर एसिटिक एसिड की हम बात करें, एसिटिक एसिड की हम बात करें तो इसमें 2 कार्बन है। जी, यहाँ OH आना चाहिए, लेकिन OH में क्यों नहीं लगा रहा, इसकी वजह भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है? 3, इसमें 2 कार्बन। तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा इन दोनों फार्मूला के अंदर, कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ये एसिटिक एसिड की, ये वाली चीज निकलती है, लगता है ऐसे कि ये वाली चीज निकलती है, तो COO, तो इसका मतलब है CO2 की शक्ल में निकलते हैं। तो पायरुविक एसिड जब भी एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो इससे CO2 इमिट होगी। जब हम बात करते हैं CO2 की एमिशन की, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। अच्छा, ये 2 टर्म इस्तेमाल होती हैं, एक हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कैल्विन साइकिल में। कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन कहते हैं एडिशन ऑफ CO2 को, और डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2।
डीकार्बोक्सिलेशन किसको कहेंगे, रिमूवल ऑफ CO2 को कहा है। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि पायरुविक एसिड एसिटिक एसिड में उस वक्त कन्वर्ट होता है जब इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होगी, लेकिन इस प्रोसेस में जो NAD है वो NADH में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी वो रिड्यूस हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर NADH रिड्यूस होगा तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। इस वजह से स्टेप का नाम रखा गया पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। तो यहां ऑक्सीडेशन भी होती है, ऑक्सीडेशन भी होती है। अच्छा, ये मैंने इसके साथ ये क्यों नहीं लगाया OH, हालांकि OH लगा होता है, उसके रीजन ये है हमारे पास जो कोएंजाइम A है SH था, उसके साथ थायमिल ग्रुप लगा होता है, तो इसके ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ के अटैच होते हैं, तो अब ये बन जाएगा एसिटाइल, ये वाला पोर्शन एसिटिक एसिड से निकला है और ये वाला पोर्शन कोएंजाइम A से निकला है, तो ये बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A। और ये इनएक्टिव है, सॉरी ये एक्टिव फॉर्म है, इसको फ्यूल ऑफ द क्रेब साइकिल भी कह सकते हैं, फ्यूल ऑफ द क्रेब साइकिल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसने क्रेब साइकिल को जाके स्टार्ट करना है। ये नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिक क्रेब साइकिल कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता। तो अगर इन शॉर्ट एक लाइन के अंदर हम इस पूरे प्रोसेस को डिस्क्राइब करना चाहें तो हम कहेंगे पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई, कि ऑक्सीडेशन भी हुई और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकली, तब जाके और उसमें एडिशन ऑफ कोएंजाइम A हुआ, तब जाके एसिटाइल कोएंजाइम A बना और एसिटाइल कोएंजाइम A आगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज अ पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो वहां क्रेब साइकिल हो रहा होता है, तो वहां जाके फिर इसने क्रेब साइकिल को स्टार्ट करना है। तो ये दूसरा स्टेप है, जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो ग्लूकोज की स्प्लिटिंग के बाद जो पायरुविक एसिड बनता है, तो पायरुविक एसिड इस स्टेज के अंदर उसकी ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन ऑक्सीडेशन कौन सी होगी, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये आगे जब हम क्रेब साइकिल को डिस्कस करेंगे तो ये जो टर्म है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, इसको हम काफी दफा डिस्कस करेंगे, यानी आप कह सकते हैं कि 2-3 स्टेप में वहां इसको डिस्कस किया है, तो वहां अगर मैंने वर्ड इस्तेमाल किया ऑक्सीडेटिव डीकार्बो, तो फौरन आपको समझ में आनी चाहिए कि यह 2 काम लाजमी हो रहे होंगे। डीकार्बोक्सिलेशन की वजह से CO2 बन रहा होगा जो हमारी सबस्ट्रेट से निकल रहा होगा, और ऑक्सीडेशन की वजह से NADH बन रहा होगा। तो जब भी खासतौर पे ग्लाइकोलाइसिस या सॉरी ग्लूकोज की हम ब्रेकडाउन की बात करते हैं, कंप्लीट ब्रेकडाउन एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो उस सारे प्रोसेस में जहां भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का वर्ड आएगा तो ये 2 काम लाजमी हो रहे होंगे, CO2 बन रहा होगा, NADH बन रहा होगा। तो CO2 के सबस्ट्रेट में से निकलने की वजह से, यानी जो हमारी सबस्ट्रेट है जैसे पायरुविक एसिड है, ये सबस्ट्रेट है, इसमें निकलने की वजह से हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, और उसमें से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीडेटिव। तो यही लिखा है कि जो एसिटिक एसिड है वो कोएंजाइम A के साथ रिएक्ट करते हैं, ये होता कहाँ है, जो माइटोकॉन्ड्रियल में इंटर हो रहा होता है, उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है। तो जब ये सारा प्रोसेस होता है तो ज्यादा हाइड्रोजन NAD को दिए जाते हैं और NAD किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, NADH में। तो ऑब्जेक्टिव कैसे बन सकता है कि इसमें पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन हुई है और NAD की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। दोनों, क्योंकि एक की अगर ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो दूसरे की ऑटोमेटिकली रिडक्शन लाजमी हो रही होती है। तो ये दूसरा स्टेप है जो ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन है एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस को आप लोग याद रखेंगे, ये बाद दफा इसकी डायग्राम पूछ ली जाती है, तो डायग्राम में अगर वो सिर्फ स्केच ग्लाइकोलाइसिस का के तो आपने सिर्फ उसका स्केच ड्रा करना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।